channel, The Literary Lounge. So today I have brought this video for you, and this is the first chapter which we are going to discuss from class 11th Hornbill, and the chapter's title is Portrait of a Lady. Now this chapter is autobiographical in nature. This chapter talks about the life of the grandmother of the author Khushwant Singh. Okay, so it has biographical elements in it. So let's quickly begin the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. तो खुशवंत सिंह का कहना है कि मेरी जो दादी थी वो मतलब सभी की दादियों की तरह, दादियां जो हैं वो कभी आपको जवान तो मिलेंगी नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ज्यादातर जो है वो दादियां एजेड ही होती हैं. दे हैव रिंकल्स ऑन देयर फेसेस. एन ओल्ड वुमन लाइक एवरीबडी एल्सेस ग्रैंडमदर. हर किसी की दादी की तरह मेरी दादी भी बूढ़ी थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. तो 20 साल की एज का ये बता रहे हैं. जब खुशवंत सिंह 20 साल के थे तो जब से उन्होंने देखा है तब से वो उन्हें बूढ़ी और उनकी स्किन पे उन्हें झुर्रियां ही दिखी हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. अब लोगों से खुशवंत सिंह ने सुना कि जो मेरी दादी हैं वो कभी जवान भी थी, खूबसूरत भी थी. शी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड, कि उनके हस्बैंड भी थे. बट फॉर हिम इट वॉज हार्ड टू बिलीव. वाई? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरे बचपन से लेकर अब तक उन्हें अकेला देखा है. दादा थे नहीं, उनकी डेथ हो गई थी, और उन्हें बूढ़ा ही देखा है. दैट इज वाई इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम टू बिलीव. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अंग्रेजों के आपने देखा होगा वो फायर प्लेस होता है, इसके ऊपर जगह होती है, वहां फ्रेम्स या आपके फोटोग्राफ रखने के लिए, सजाने के लिए होता है. दैट इज कॉल्ड द मेंटल पीस. तो वहीं उनका भी फोटो टंगा हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. तो उन्होंने क्या पहन रखा था? पगड़ी बंधी हुई थी. बिकॉज खुशवंत सिंह वॉज अ सिख थे, इसलिए सिख कल्चर में, रिलीजन में पगड़ी टर्बन पहनी जाती है. तो ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. और बहुत ढीले ढाले कपड़े फोटो में उन्होंने पहन रखे थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. His long white, तो उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, बड़ी सी दाढ़ी थी और white थी. And it covered the best part of his chest. तो ये जो best part, and he looked at least 100 years old. He looked, 100 साल के थे नहीं वो, but this is just a way of saying कि बहुत बूढ़े थे. ठीक है? खुशवंत सिंह is exaggerating here. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. और उनको देख के कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई ऐसे आदमी है जिनके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, वो इतने बूढ़े थे. बट ऑफ कोर्स वो बूढ़े पैदा तो बूढ़े नहीं हुए थे, वो भी बच्चे होंगे, कभी बड़े हुए, शादी हुई, उनके बच्चे हुए, उन्हीं के. फिर खुशवंत सिंह के जो फादर है वो भी उन्हीं के बच्चे हैं. बट फॉर हिम, फॉर खुशवंत सिंह, इट लुक्ड, बिकॉज ही वॉज सो ओल्ड, इट लुक्ड एज इफ ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन. राइट? ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. बस ये जरूर लग रहा था कि उनके बहुत सारे पोता पोती होंगे, नाती पोते ये होंगे, लेकिन बीवी बच्चे नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ हिज एज. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. अब रिवोल्टिंग कोई ऐसी चीज होती है जिससे आपको घृणा आए, नफरत हो. ठीक? तो यहां पर खुशवंत सिंह ने ये वर्ड क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को हमेशा बूढ़ा देखा. अब लोग उनसे कहते थे कि वो कभी जवान थी, तो उनके लिए इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, उनसे हजम नहीं हो रहा है. बस यही रीजन है. दैट इज वाई शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. अक्सर दादी ने अपने बच्चों को, नाती पोतों को बताती थी कि मैं बचपन में ये गेम खेला करती थी. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन अ पार्ट एज वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. तो ये खुशवंत सिंह को एब्सर्ड लगता था. ठीक? क्यों? और अनडिग्निफाइड भी लगता था. क्यों? क्योंकि जो बच्चे की एक जहनियत है, उन्होंने हमेशा बूढ़ा देखा है. ठीक? तो वो बता रही कि मैं छोटी थी, तो उनको अजीब सा लग रहा है. मतलब वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं दादी को इतनी छोटी एज में देखना. वो दादी को इस बूढ़े रोल में ही इमेजिन कर रहे हैं और फिर उसी रोल में इमेजिन कर रहे हैं कि वो खेल रही हैं. दैट इज व्हाई इट लुक्स अनडिग्निफाइड. राइट? एंड सो द चिल्ड्रन ट्रीटेड देम लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स. फेबल क्या होती हैं? फेबल्स यू नो ये जैसे हर धर्म में कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं. ठीक? दे हैव वेरी लिटिल कनेक्शन विद रियलिटी. ओके? तो ये बच्चे भी उनको फेबल्स की तरह, फेरी टेल्स की तरह बिलीव कर लेते थे. बस She had always been short and fat and slightly bent. जब से खुशवंत सिंह ने उन्हें देखा तो उनकी हाइट काफी शॉर्ट थी एंड शी वॉज फैट एंड शी वॉज अ लिटिल बेंट. वो झुक गई थी, उनकी एज होने की वजह से कमर, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई थी, वेट भी था, इसलिए वो थोड़ा सा झुक के चलती थी. शी stooped, STOOPED. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. और उनके चेहरे पे इतनी झुर्रियां थी, ऐसा लगता था हर जगह से हर जगह जा रही हैं. इट वॉज अ वेब ऑफ रिंकल्स. झुर्रियों का पूरा एक जंगल था, वेब था. We were certain she had
always been as we had known her. तो खुशवंत सिंह का कहना है कि हमने जब से उन्हें देखा है वो तब से वैसी ही हैं और उनमें कोई चेंज नहीं है, मतलब वो इमेजिन कर ही नहीं सकते. इट इज हार्ड फॉर द चिल्ड्रन टू बिलीव दैट शी कुड हैव बीन यंग और प्रेटी, कि वो कभी जवान थी या खूबसूरत थी. ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और बूढ़ी थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी. I mean, this is repetition that she could not have grown, कि उससे ज्यादा बूढ़ा शायद कोई हो नहीं सकता. मैक्सिमम लिमिट रीच हो गई है बूढ़े होने की उनके हिसाब से. ये एक बच्चे का नजरिया है जो उन्होंने लिखा है. And had stayed at the same age for 20 years. और ऐसा लग रहा था 20 साल से वो उसी स्टेज में रुकी हुई है, वो और बूढ़ी नहीं हो सकती. She could never have been pretty, but she was always beautiful. Now this is a beautiful line. Underline this. She could never have been pretty. खूबसूरत नहीं हो सकती, but she was beautiful. हसीन थी, खूबसूरत नहीं हो सकती. कैसे? He is not talking about the physical beauty. खुशवंत सिंह is talking about her internal beauty, inner beauty. अंदर की जो उनकी खूबसूरती थी. She was a very kind-hearted soul, the grandmother. That is why he is saying, but she was always beautiful. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on a waist to balance her stoop. हॉबिड मतलब थोड़ा सा हल्का सा उछल उछल के, जैसे मेंढक चलता है वैसे. हॉबिड क्यों? बिकॉज शी हैड अ स्टूप. उनकी कमर झुक गई थी बूढ़े होने की वजह से, तो एक हाथ उनका कमर पे रखा रहता था सपोर्ट करने के लिए अपने आप को. शी हॉबिड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट. स्पॉटलेस व्हाइट जिसपे दाग ना हो, दागदार, क्योंकि वो बेवा थी. शी वॉज अ विडो, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इसलिए वो सफेद कपड़े पहनती थी. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप. स्टूप उसी झुके हुए उसको कमर को कहते हैं. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, माला को कहते हैं. वो पूरे दिन अपनी माला जपती रहती थी. शी यूज्ड टू टेल द बीड्स ऑफ अ रोजरी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड her lips constantly moved in inaudible prayer. हर सिल्वर लॉक, सिल्वर यहाँ पे सफेद बालों के लिए यूज हुआ है. वर स्कैटर्ड मतलब बिखरे रहते थे. अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, पकड़ सिकुड़ा हुआ, जो सिकुड़ गया हो एज की वजह से, श्रिंक हो जाता है चेहरा, खाल श्रिंक होने लगती है इसलिए. तो वो बाल उनके उल्टे सीधे इन वेरी अनरूली मैनर उनके चेहरे पे बिखरे रहते थे. एंड her lips constantly moved in inaudible prayer. और पूरे दिन वो बुदबुदाती रहती थी अपनी जो प्रेयर थी, जो आप समझ नहीं सकते. इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वॉट अ ब्यूटिफुल कंपैरिजन. शी वॉज लाइक, इट्स अ सिमिली. शी वॉज ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. तो माउंटेन्स में जो विंटर लैंडस्केप होता है, प्योर व्हाइट सेरेनिटी, हर तरफ सफेद ही सफेद, पेड़ भी सफेद, बर्फ से ढके हुए हैं, बिल्कुल वैसी खूबसूरती थी. इट इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड सेरेनिटी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब जहां तक आपकी नजर जाए वहां तक सफेद ही सफेद, प्योर व्हाइट सेरेनिटी. सेरेनिटी किसे कहते हैं? पीस को. ठीक, कोई चीज जो आपको सुकून दे. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट. और ऐसी चीज को देख के आपको क्या फील होता है? आप पीसफुल फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं. कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. हम अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. अब पेरेंट्स तो सिटी चले गए. क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें वहां काम देखना था, काम करना था. और फॉरन ऐसी स्टेज पे उन्हें अभी खुशवंत सिंह को, दादी को नहीं बुला सकते थे, पहले वहां सेटल होना था. तो खुशवंत सिंह स्टेड बैक विद हिज ग्रैंड मदर. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. दादी रोज उन्हें उठाती थी सुबह, उन्हें तैयार करती थी स्कूल के लिए. राइट. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. और मॉर्निंग प्रेयर उनकी रोज एक ही टोन में, मोनोटोनस, मोनोटोनस मींस बोरिंग, सिंग सॉन्ग, while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो बेचारी रोज इसी उम्मीद में कि मैं रोज इसके सामने गाऊंगी, प्रेयर करूंगी तो ये भी सीख जाएगा, वो रोज अपनी उसी टोन में उसे बार बार दोहराती थी. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Khushwant Singh, being a child, I mean, he never bothered to learn the prayer, but he listened to it because he loved his grandmother's voice. अपनी दादी की आवाज बहुत पसंद थी, इसलिए बस वो उसे सुनते थे. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Then she would fetch मतलब लाना, to bring my wooden slate. तो wooden slate थी खुशवंत सिंह की, वो लाती थी, which she had जो पहले से धुली हुई होती थी, दादी ने धो दी होती थी. And plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, एक मिट्टी की बनी हुई स्याही दवात रखने की एक छोटा सा एक वो बनाया था उन्होंने, इंक पॉट. एंड अ रेड पेन
टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, उसे बंडल में बांधा और खुशवंत सिंह को पकड़ा दिया। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और उसके बाद नाश्ते में क्या खाते तो खुशवंत सिंह? एक बासी चपाती, स्टेल मतलब बासी, मोटी, थिक मोटी और बासी चपाती जिसपे थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी शक्कर, चीनी लगाई और दे दिया खा के। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और उन्हीं चपाती, बासी चपातियों में से दादी कुछ रोटी, बासी रोटी किसके लिए रखती थी? गली के कुत्तों के लिए। नाउ माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। अब दादी रोज शी एस्कॉर्टेड खुशवंत सिंह टू द स्कूल, साथ साथ जाती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल से सटा हुआ, लगा हुआ बिल्कुल एक मंदिर था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और प्रीस्ट जो है उन्हें अल्फाबेट और सुबह की जो प्रेयर होती है वो पढ़ाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. यहाँ पे क्या है टेम्पल का मतलब? क्योंकि खुशवंत सिंह सिख थे तो ये गुरुद्वारे की बात हो रही है। टेम्पल से यहाँ मतलब है गुरुद्वारा, तो वो उनको गुरु ग्रंथ साहिब में से कुछ सिखाते होंगे, ठीक, या पंजाबी जो होती है उसके अल्फाबेट सिखाते होंगे। बट जो दादी थी वो अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो कि रिलीजियस बुक है सिक्स की, वो पढ़ती थी अंदर बैठ के। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और जब दोनों का काम हो जाता था, खुशवंत सिंह भी पढ़ लिए और दादी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया, उसके बाद वो दोनों दोबारा वापस घर की तरफ बढ़ लेते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और पूरे रास्ते, क्योंकि वो कुत्ते बाहर इंतजार कर रहे होते थे क्योंकि दादी रोज डालती थी, तो पूरे रास्ते उनके पीछे पीछे जाते थे और आपस में लड़ते झगड़ते। किस चीज के लिए? वो जो रोटियां उन्हें फेंकी जाती थी उसके लिए वो आपस में गुर्राते हुए, लड़ते हुए उनके साथ घर तक जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. They could call खुशवंत सिंह and the grandmother. तो अब जब वो सेटल हो गए तो उन्होंने दोनों को शहर बुलवा लिया। They called for them. That was a turning point in our friendship. अब ये फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट था। कैसे? Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. Obviously, एक मोटर बस आती थी, खुशवंत सिंह को ले जाती थी। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of a city house. और वहां कोई कुत्ते भी नहीं थे इतने जितने गांव में थे, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया और जो स्पैरोज होती हैं उनको वो जो आंगन था कोर्टयार्ड, उसमें वो खाना, ये दाना डालने लगी। As the years rolled by, we saw less of each other. अब जैसे जैसे साल दर साल गुजरता गया, दोनों के बीच के डिफरेंसेस बढ़ते गए, क्योंकि खुशवंत सिंह की पढ़ाई बढ़ रही थी, उनके पास खुद कम टाइम था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। लेकिन तब भी दादी बेचारी कुछ दिन तक उन्हें उठाती रही, उनको रेडी करती रही स्कूल के लिए। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. तो जब खुशवंत सिंह स्कूल से वापस आते थे तो दादी पूछती थी कि भाई क्या सिखाया तुम्हें आज स्कूल में टीचर्स ने। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। ऑब्वियसली सिटी स्कूल है, यूजुअली उस टाइम पे कॉन्वेंट्स हुआ करते थे, तो वहाँ मीडियम ऑफ जो लर्निंग था वो इंग्लिश ही होता था। तो दादी को वही बताते थे कि भाई इंग्लिश सिखाई गई हमें और वेस्टर्न साइंस और जो न्यू लर्निंग है उसके बारे में बताया गया है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी था न्यूटन का, वो बताया गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैथ वाला आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो बताया गया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है एंड ऑल दैट, ब्ला 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 एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे दादी खुश नहीं हुई, क्योंकि उनके हिसाब से टीचिंग जो है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से होनी चाहिए, और ये बात किसी हद तक सच भी है। आई एक्सप्लेन दिस लेटर। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। एक और रीजन था उनके खुश ना होने का, अब वो खुशवंत सिंह को असिस्ट नहीं कर सकती थी उनकी पढ़ाई में, हेल्प नहीं कर सकती थी उनकी, जो कि वो बहुत पसंद करती थी अपने नाती को पढ़ाना। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब उनको ये लगता था दादी को, क्योंकि she belonged to old school, पुराने ख्यालात की, पुराने जमाने की थी, उन्हें लगता था ये इंग्लिश बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इस बात से बहुत दुखी थी कि स्कूल में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनके बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। One day I announced that we were being given music lessons. अब एक दिन खुशवंत सिंह घर आए, came and he told her कि आज तो भाई हमें म्यूजिक के बारे में, मौसीकी के बारे में सिखाया गया है। She was very disturbed. To her music had lewd associations. ये सुन के दादी एकदम से, उनका चेहरा सफेद पड़ गया, गुस्सा हो गई वो। उनके हिसाब से म्यूजिक जो है, इट हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड मीट इनडिसेंट, इनडिसेंट, अभद्र। उनके हिसाब से म्यूजिक जो है वो जो बहुत मतलब अच्छे सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज होती हैं, रिस्पेक्टेड, उनके यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए म्यूजिक का। सॉरी, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स। उनके हिसाब से ये
जो है ये हार्लट्स और बेगर्स, भिखारियों या सेक्स ट्रेडर्स, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, उनकी मोनोपोली है, उन्हीं का म्यूजिक से ताल्लुक होता है। हम पढ़े लिखे मतलब अच्छी फैमिली के लोगों का इससे कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, sophisticated families, decent families, gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. कहा कुछ नहीं उन्होंने, but it was clear that she disapproved of this. उनके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो इस सब को पसंद नहीं कर रही थी। She did not like it. She rarely talked to me after that. उसके बाद उन्होंने खुशवंत सिंह से भी बात करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। It was very rare, rarest of the rare. When I went up to university, I was given a room of my own. अब जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी गए, ऑब्वियसली स्कूल खत्म हो गया, तो उनको एक सेपरेट रूम मिल गया, पेरेंट्स ने दे दिया, जैसे कि बहुत फैमिलीज में होता है, अपना अलग रूम दे दिया जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो उनका लिंक था फ्रेंडशिप का वो टूट गया। स्नैप्ड मतलब ब्रेक, टूटना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, लेकिन दादी ने अब भी कुछ नहीं बोला। शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, सेक्लूजन कहते हैं आइसोलेट कर देने को, अलग कर देने को, विद रेजिग्नेशन मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिया। रेजिग्नेशन सरेंडर करना। उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कुछ बोला नहीं कि रूम क्यों अलग कर रहे हो उसका। शी डिडंट से एनीथिंग। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब जैसे गांधी जी का वो चरखा था जिसपे वो धागा काटते थे, बुनते थे, ऐसे ही ग्रैंड मदर का भी सॉरी स्पिनिंग व्हील था जिसपे वो अपना धागा पूरे दिन बनाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक वो एक ही काम करती थी, अपने उसी स्पिनिंग व्हील पे वो धागा बनाती थी, राइट। एंड शी रिसाइटेड प्रेयर्स, और उनकी माला एक हाथ पे वो चल रही है, वो भगवान का नाम जप रही है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर का एक वक्त होता था जिसमें वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती थी, अपने आप को टाइम देती थी, ब्रेक लेती थी। इन विच शी यूज टू फीड द स्पैरोज, उसमें वो उन स्पैरोज को खाना खिलाती थी, उनको दाना डालती थी। वाइल she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating veritable bedlam of chirpings. तो जब वो बाहर आंगन में बैठ के उन सारी चिड़ियों को दाना डाल रही होती थी, वो सारी चिड़ियां, इतनी चिड़ियां इकट्ठी हो जाती थी कि एक केकोफोनी सी क्रिएट हो जाती थी। वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स मतलब इतनी सारी चिड़ियों के बोलने से जो एक वो कंफ्यूजिंग सी आवाज क्रिएट होती है, बहुत शोर शराबा, दैट इज कॉल्ड अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आके उनके पैर पे। पर्च्ड, पर्च चिड़ियों के लिए कहा जाता है जो कि दो पैर है जिसमें कई सारी उंगलियां, उससे वो जब बैठती हैं उसके लिए पर्च इस्तेमाल होता है। द बर्ड इज पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ओके, याद रखिएगा। सम केम एंड पर्च्ड ऑन लेग्स, तो कुछ चिड़ियां उनके पैरों पे बैठ जाती थी। अदर ऑन शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हेड, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती थी। इमेजिन, मतलब इतनी ज्यादा उनसे फ्रैंक और कंफर्टेबल हो गई थी चिड़ियां, वरना आप जाके देखिए फुर से उड़ जाएगी। I mean, you cannot even if you feed a bird every day, even then it won't happen. She smiled but never shooed them away. बस मुस्कुराती रहती थी but never shoot them away. शू मतलब हुश, उड़ा देना चिड़िया को, उन्होंने कभी नहीं उड़ाया। It used to be the happiest half hour of the day for her. उनके पूरे दिन का 24 घंटे का जो सबसे अच्छा समय होता था, वक्त होता है, ड्यूरेशन, वो यही आधा घंटा होता था जिसमें वो उन चिड़ियों को खाना डालती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो अब फाइनली जब उनका कॉलेज लाइफ भी खत्म हो गई और खुशवंत सिंह को बाहर जाना था पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, तो ही थॉट, उन्हें लगा ऐसा कि शायद दादी को अच्छा नहीं लगेगा और वो बहुत अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल तो भाई बहुत लंबा टाइम होता है, ऑब्वियसली कोई भी अपसेट हो जाएगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तो जब स्टोरी शुरू हुई थी तभी खुशवंत सिंह का कहना था कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी कुडंट ग्रो ओल्डर, इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। और अब वो 5 साल के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें ये लग रहा था एट हर एज वन कुड नेवर टेल, कि इस एज में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कब मतलब हो सकता है वो जब वापस आए तब तक वो जिंदा ही ना रहे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन उनकी दादी कह सकती थी। एक्सपीरियंस एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू गॉड, भगवान की बहुत करीब थी। शायद उन्हें पता था कि वो कब जाएंगी। सो हर ग्रैंड मदर कुड टेल कि हाँ नहीं मैं अभी नहीं जा रही हूँ। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो खुशवंत सिंह जा रहे हैं तो वो सेंटिमेंटल, इमोशनल भी नहीं हुई, बिल्कुल जज्बाती नहीं हुई। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. So she went to the station to see him off. खुशवंत सिंह को बाय बाय करने, टाटा करने पहुंची, लेकिन कोई इमोशन या कुछ नहीं दिखा। जैसे लोग अक्सर रो पड़ते हैं, माँ बाप से कोई दूर जा रहा है बच्चा, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड इज लॉस्ट इन प्रेयर। तो उनके वो अभी भी अपनी जो जाप था, भगवान को याद करना, वो चल रहा था। उनके हाथ में माला थी और वो उसी में लगी हुई थी। शी वॉज टोटली इनग्रॉस्ड इन इट। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और वही माला, जैसे मैंने बताया, साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। फिर उन्होंने फाइनली यहां पे माथे पे, पेशानी पे खुशवंत सिंह को किस किया, अपने पोते को। एंड when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. And that moist imprint, because your lips are moist, आपके जो होंठ हैं वो moist रहते हैं थोड़े बहुत, तो वरना बहुत ड्राई हो जाएंगे। नेचुरल वो है, उसमें से यहाँ सलाइवा ही थोड़ा बहुत आता रहता है। तो जब उन्होंने किस किया तो जो moist imprint था, उन्हें फील हुआ खुशवंत सिंह को। He cherished it because he didn't know whether he was going to see her again or not, right? क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद दादी और उनके बीच का ये लास्ट कॉन्टैक्ट है, मे बी, बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन जब खुशवंत सिंह फाइनली 5 साल बाद वापस आए, आफ्टर ही केम बैक, आई मीन आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, आई मीन ही सॉ हर एट द स्टेशन। वो खड़ी हुई थी वहीं, जैसे उन्हें छोड़ने आई थी वैसे वो अब उन्हें रिसीव करने भी आई है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर और सेम थिंग ही इज सेइंग, कि अभी भी ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्र थम गई। वो जितनी बूढ़ी थी उतनी ही बूढ़ी लग रही थी अभी भी। 5 साल और बीत गए। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो उन्होंने खुशवंत सिंह को गले तो लगाया, लेकिन कोई बात नहीं, उनके मुंह से अभी भी भगवान के नाम का जाप चल रहा था। उनकी माला एक हाथ में लगी हुई थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स। तो पहले दिन, जिस दिन खुशवंत सिंह 5 साल बाद वापस आए पढ़ाई पूरी करके, तब भी सबसे ज्यादा खुश खुशवंत सिंह ने नोटिस किया उनकी दादी तभी थी जब वो अपनी चिड़ियों को खाना डाल रही थी। बीच बीच में उनको अरे फ्रिवलेस रिब्यूक्स, बहुत कैजुअली डांटना, जैसे हम बच्चे, ए बेटा क्या कर रहे हो, बेटा हटो वहां से, इधर आओ, ए चल अप, राइट। सो दीज आर फ्रिवलेस रिब्यूक्स। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। उसी शाम उन पे पता नहीं क्या एकदम से बड़ा अजीब सा एक चेंज आया, ट्रांसफॉर्मेशन। शी डिड नॉट प्रे, और उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया, जो कि आज तक नहीं हुआ था। खुशवंत सिंह हमेशा से उन्हें पूजा पाठ करते देख रहे थे। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब उन्होंने क्या किया, सारी जितनी औरतें थी आस पड़ोस थी उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक, और एक पुराना ड्रम उठाया और गाना गाना शुरू कर दिया गले में डाल के। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और कई घंटे उन्होंने वो जो सैगिंग मतलब लटकी हुई, पुराना ड्रम था, उसकी खाल तक लटक गई थी। स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड मतलब बहुत खस्ता, कमजोर हालत में, इन अ वेरी पुअर शेप, ओके। तो उस पुराने फटे सटे ड्रम को उन्होंने काफी इतनी देर बजाया एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और कौन से गाने गाए, योद्धाओं के, वीरों के घर वापस आने के। सो इट इज सिंबॉलिकल, मतलब पढ़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध है। आप सबको पता है भाई, आप हु नोज बेटर, बच्चों से ज्यादा कौन जानता है, ये युद्ध है जिसमें कोई भाग नहीं लेना चाहता। बट खुशवंत सिंह ही फाइनली केम बैक आफ्टर इमर्जिंग विक्टोरियस। पढ़ाई पूरी करके आए, तो इसीलिए उनकी दादी ऐसे गाने गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब इन सब ने समझाया, खुशवंत सिंह ने और खुशवंत सिंह के फादर ने, मदर ने सॉरी, कि भाई आप पे स्ट्रेस हो जाएगा, आप इतना ज्यादा लोड ले रही हैं, और ढोल आप प्लीज रुक जाइए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। जब से खुशवंत सिंह ने होश संभाला, अपनी दादी को देखा, तब से लेके अब तक का ये पहला इंस्टेंस था जब उनकी दादी ने प्रेयर नहीं करी, पूजा पाठ नहीं किया। दिस वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगले ही दिन वो बीमार पड़ गई। इतनी सदियों से पूजा पाठ कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, एक दिन नहीं किया, एंड द नेक्स्ट डे शी वॉज टेकन इल, शी वॉज बीमार, ओके। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वॉज गो। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि बहुत हल्का सा, माइल्ड मतलब हल्का, मामूली, लाइट, हल्का सा बुखार है और वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन ग्रैंड मदर ने कहा कि नहीं, मुझे पता है मेरा समय पूरा हो चुका है, आई एम नियरिंग माई एंड ऑफ डेज, मेरा समय करीब आ गया है, मैं जाने वाली हूं। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जब उनकी जिंदगी खत्म होने पे थी बिल्कुल, उससे कुछ ही लम्हे पहले उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। शी हैड ओमिटेड, ओमिट मतलब भूल जाना, स्किप कर देना, पूजा पाठ छोड़ दिया, स्किप कर दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और उन्होंने इन लोगों से भी बात करने को मना कर दिया कि मैं अब तुम लोगों से बात करके और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। वट एवर टाइम इज लेफ्ट I am going devote it to
प्रेइंग, आई मीन आई एम गोइंग टू प्रे टू गॉड। जितना भी समय बचा है उसमें मैं अपने भगवान को याद करूंगी, किसी से बात करके अपना समय अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। वी प्रोटेस्टेड, इन लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया कि अरे नहीं ऐसे कैसे आप ऐसी बातें कर रही हैं, दिस इज नॉट राइट, ये हो भी ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया, सुना ही नहीं, इस कान सुन उस कान निकाल। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, लेट गई आराम से, एक हाथ में माला ली, हाथ लटक गया बेड से और अपने माला जप रही हैं। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इन लोगों को शक भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, उनके होंठ अपने आप बंद हो गए, बिकॉज शी वॉज डेड, वो मर चुकी थी, और इसी वजह से हाथ से उनके वो माला नीचे गिर गई। लाइफलेस फिंगर्स, शी वॉज डेड। तो जो आप में जिंदगी होती है, आप कमांड करते हैं अपनी उंगलियों को पकड़ ले, तो वो जब मर चुकी थी ऑब्वियसली हाथ खुल गया उनका, एंड द रोजरी फेल, वो माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। पीसफुल पैलर, पैलर कहते हैं पेलनेस को, ठीक, फीकापन, बट दिस फीकापन इज नॉट नेगेटिव, इट इज पीसफुल, पॉजिटिव। मरने के बाद भी उनके चेहरे पे बहुत पीस था। पीस कहते हैं ना कि भाई वो बिल्कुल भगवान के उसमें गए हैं, बहुत सुकून की मौत हुई है उनकी, ठीक, वैसे ही यहां भी था। शी डाइड वेरी पीसफुली, स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। वरना लोग बड़ी तकलीफों के बाद भी जाते हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं, या बहुत खराब एक्सीडेंट हो जाते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है, या अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट शी डाइड अ वेरी पीसफुल डेथ एंड दिस इज एक्चुअली अ प्रिविलेज विच इज डिनाइड टू मैनी। तो उनकी मौत हो चुकी थी। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब इन लोगों ने उनको उठाया बेड से, सब बहुत अपसेट थे ऑब्वियसली। एज इज कस्टमरी, और जो कस्टम्स कहते हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। तो कस्टम के हिसाब से उन्हें जमीन पर रखा और उनके ऊपर लाल रंग का कफन, श्राउड कहते हैं कफन को, उससे उनकी बॉडी को ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर अ फ्यूनरल। कई घंटे बीत गए रोने पीटने में, वो तो नेचुरल है, आप कितने भी मजबूत दिल के हों। सो ऑल ऑफ देम, आई मीन दे वर मोर्निंग फॉर देयर लॉस, फॉर हर डेथ, उनके जाने की वजह सब रो रहे थे। एंड देन शी वॉज लेफ्ट अलोन, उनको वहीं छोड़ के सब कहाँ चले गए, अरेंजमेंट करने, किसके, क्रियाक्रम के, उनके दाह संस्कार के, उनके फ्यूनरल के। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। तो इवनिंग में क्या हुआ, ये लोग गए, क्रूड स्ट्रेचर मतलब जिसपे वो बॉडी लिफ्ट करके ले जाते हैं, जब अर्थी उठती है ना, आपने देखा होगा लकड़ी का बना हुआ जिसपे ले जाते हैं अर्थी, तो वैसे उसे ही स्ट्रेचर कहा गया, जैसे हॉस्पिटल में भी होता है, ठीक, पर्पस सेम होता है, बॉडी को उठाना। अब वो जिंदा आदमी हो या डेड बॉडी हो, कॉप्स हो, डजेंट मैटर, बट दैट इज ए स्ट्रेचर। तो बहुत खराब हालत का एक क्रूड सा स्ट्रेचर, क्रूड मतलब वेरी रॉ, बहुत रॉ फॉर्म में, ओके, स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो उन्हें जलाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए उन्हें उस पर उठा के ले गए। The sun was setting and I had lit her room and veranda with a blaze of golden light. Now see the beauty, the description. और सूरज जो है वो डूब रहा था बिल्कुल, और डूबते वक्त जो बिल्कुल गोल्डन सी डार्क रेड सी किरणें आती हैं, उससे उनका पूरा कमरा इल्यूमिनेट हो गया था। किसका, दादी का, राइट। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. पूरा वरांडा, पूरा कमरा दादी का, जहां वो उनकी बॉडी रखी थी, पूरे में चारों तरफ स्पैरोज बैठी हुई थी, उन्हें घेर के आंगन में हर तरफ thousands of sparrows. There was no chirruping. लेकिन remember that veritable bedlam of chirrupings. इतनी सारी चिड़ियां बोल रही थी, चाय 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 चाय, कि कुछ समझ में नहीं, बहुत इट वॉज ऑल हॉच-पॉच मिक्स्ड अप। लेकिन आज एक भी चिड़िया नहीं बोल रही थी। There was no chirruping. It was complete silence. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. अब इन लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि दादी से बड़ी अटैच थी ये चिड़ियाँ, तो माँ गई खुशवंत सिंह की, शी ब्रॉट आई मीन अ सर्टेन ब्रेड क्रम्स, वो ब्रेड क्रम्स लेके आई, उन्हें थोड़ा छोटा छोटा तोड़ के उन्हें डाला जैसे दादी डालती थी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रो इट टू देम। डाल दिया उन्हें, खा लेंगी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, देखा तक नहीं चिड़ियों ने, ऐसे ही पड़ी रही वो ब्रेड। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंडमदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। और जब वो फाइनली उनकी बॉडी को क्रिमेट करने के लिए, उसका दाह संस्कार करने के लिए उठा के ले गए, सारी चिड़ियां चुपचाप वहां से चली गई, उड़ गई। दे फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सर्व द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह स्वीपर आया, कोई चिड़िया नहीं थी, सारे ब्रेड क्रम्स जो माँ ने डाले थे खुशवंत सिंह के, सब वहीं पड़े थे। उसने वो उठाए ब्रेड क्रम्स और डस्टबिन में डाल दिए। दिस टेल्स यू अबाउट
the connection we can make with creatures, not only with humans, but even, with creatures.